अब परमाणु से प्रलय आएगा, रूस ने दे दी बड़ी धमकी। रूस ने कहा होगा तीसरा विश्व युद्ध। परमाणु युद्ध होगा, विनाशकारी होगा। सब कुछ जो स्ट्रक्चर्स है, फैसिलिटीज है, एसेट्स है, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। लोगों की मौत हो जाएगी। सर्वाइवल बहुत कम लोग होंगे, जो बचेंगे वो हैंडीकैप्ड होंगे। पुतिन ने जो कहा वो करके दिखाया है। पुतिन की धमकी, क्या करेंगे बाइडेन? यूरोप तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। उसकी चपेट में बहुत से देश और उसके आसपास के जो दूसरे देश हैं, यानी रशिया से मिले हुए सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, इन सब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। रूस को कैसे रोकेगी दुनिया? नमस्कार। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज सबसे पहले बात रूस की उस धमकी की जिसके बाद पूरी दुनिया में दहशत का माहौल बन चुका है। रूस के विदेश मंत्री ने आज यूक्रेन के युद्ध के 7वें दिन परमाणु युद्ध की धमकी देकर पूरी दुनिया को डरा दिया। रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लेवरोव, और सर्गेई लेवरोव ने बयान दिया कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और इस विश्व युद्ध में तबाही बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में होगी। आपको याद होगा कि इससे पहले पुतिन ने भी देश को संबोधित करते हुए टीवी के माध्यम से कहा था कि उन्होंने पूरी दुनिया को कह दिया और साथ साथ उन्होंने रक्षा मंत्री को संदेश दे दिया कि रूसी सेना के प्रमुख को आदेश दिया कि वो रूसी सेना की प्रतिरोधी ताकत को लड़ाई के लिए स्पेशल मोड में रखें, और उस प्रतिरोधी ताकत का सीधा मतलब था परमाणु ताकत। परमाणु बम के परीक्षण का ये वीडियो पुराना है, लेकिन जब परमाणु बम से हमला होता है तो मंजर कुछ इसी तरह से भयानक होता है। Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров, увеличиваясь в размерах। इसके बाद तबाही कितने बड़े पैमाने पर होती है, इसकी तो बस कल्पना से ही रूह कांप उठती है। हम ये वीडियो आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ऐसी तबाही होने की आशंका अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रूस यूक्रेन की जंग में पुतिन की तरफ से जो नई धमकी आई है वो ऐसी ही तबाही के होने का अंदेशा जता रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव का दुनिया में दहशत की घंटी बजाने वाला ये बयान सुनिए। तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा और ये विश्व युद्ध विनाशकारी होगा। लेवरोव ने यह भी कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, उनसे निपटने के लिए मॉस्को को कड़ी प्रतिक्रिया देने की अब जरूरत है। पहला माने ये है कि वो विश्व को संदेश दे रहा है कि रूस न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए तैयार है और यदि जरूरत पड़ी तो न्यूक्लियर ऑप्शन लेगा। दूसरा है कि वो स्वाभाविक है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो देश हैं वो न्यूक्लियर ऑप्शन लेंगे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेवरोव का ये बयान पुतिन के उस बयान के ठीक 2 दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने अपनी परमाणु यूनिट को तैयार रहने का आदेश देते हुए पश्चिमी देशों को इशारों में न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी, और जिसके बाद रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को जानकारी दी थी कि उनके न्यूक्लियर हथियार हमले के लिए रेडी हैं। нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
यानी रूस ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अगर उसके और यूक्रेन के बीच में कोई आया तो अंजाम विनाशकारी होगा। फिर इस विनाश में पूरी दुनिया झुलसेगी, वो पश्चिमी देश भी झुलसेंगे जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रूस को प्रतिबंधों से घेरने में जुटे हैं। यूरोप के देश या यूरोप के बहुत से छोटे छोटे मुल्क पहुंच जाएंगे और रशिया भी नहीं बचेगा। ये भी तय बात है कि अमेरिका छोड़ेगा नहीं इन लोगों को। ये एक मैडनेस है, रेडिएशन चारों तरफ फैल जाएगा। क्या दशा होगी उसके बारे में कोई नहीं जानता। इसी के जो ये इनकी विनाशकारी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि जिसका कोई इमेजिन नहीं कर सकता। अब दुनिया के सामने सवाल यह है कि क्या रूस वाकई ऐसा करने जा रहा है, और अगर पुतिन ने न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो तबाही का आलम क्या होगा। इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन रूस ने अगर यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर ही हमला बोल दिया तो अंजाम भयानक होगा, क्योंकि यूक्रेन में 15 परमाणु प्लांट हैं। आधे घंटे में 10 करोड़ मौतें हो सकती हैं। दुनिया में क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ सकता है। एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर सकता है। दुनिया के 10% हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। ग्लोबल रेनफॉल में 45% की कमी आएगी और दुनिया 18,000 साल पीछे चली जाएगी। ये जो है ये तब्दील हो सकता है, लेकिन जो रशिया भी है वो जानता है कि अगर ये इसमें तब्दील होता है तो उसके अंदर रशिया को अभी तक तो उनके कंट्री के अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर उनके देश के अंदर भी, क्योंकि फिर फ्री फॉर ऑल होगा दोनों साइड से, उनके देश के अंदर भी तबाही हो सकती है। समझने वाली बात यह है कि रूस ने आखिर यूक्रेन के साथ युद्ध के 7वें दिन ऐसा चौंकाने वाला बयान क्यों दिया। तो इसके लिए आपको मंगलवार को रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की कार्रवाई को समझना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर एक दिन पहले ही स्टेट ऑफ द यूनियन को पहली बार संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह कहा था और साफ किया था कि यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना तो नहीं उतारेगा, लेकिन रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध जारी रहेंगे। But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. This is the real test. And it's going to take time. अमेरिका के अलावा फ्रांस ने भी कहा था कि वो रूस के खिलाफ सेना नहीं उतारेगा, लेकिन रूस के खिलाफ आर्थिक युद्ध जरूर छेड़ेगा, जिससे रूस को तगड़ा झटका लगेगा। और जानकार मानते हैं कि रूस के खिलाफ ऐसे एक्शन की वजह से ही ये देश अब परमाणु हमले की धमकी पर उतर आया है और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी से दुनिया में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस पूरी तरह से हमले के लिए तैयार है। वो अभी स्पेशल अलर्ट पर हैं और उन्हें हमले के लिए पुतिन के आदेश का इंतजार है। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि अगर पुतिन ऐसा आदेश अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को दे देते हैं तो दुनिया में कितनी बड़ी तबाही होगी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का 7वां दिन और पिछले 7 दिन से लगातार पुतिन की आर्मी यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रही है। कभी एयर स्ट्राइक से चुनिंदा इमारतों को जमींदोज कर देती है, तो कभी पुतिन के तोप यूक्रेन की सड़कों पर गरजने लगते हैं, तबाही लाते हैं। इन हमलों में हर दिन कई निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन अब रूस ने इन हमलों से कहीं आगे बढ़कर दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे दी है। तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस के पास ऐसे कितने परमाणु हथियार हैं जिनके दम पर रूस यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को विश्व युद्ध की धमकी देने लगा है। तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट संस्था के मुताबिक रूस के पास 4500 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं, और यही हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। रूस के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को और विस्तार से समझें तो
जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 1185 हैं, पनडुब्बियों से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 800 हैं और परमाणु बम वर्षकों से हवा में दागी जाने वाली 580 मिसाइलें शामिल हैं। और जानकारों का मानना है कि रूस ने करीब 1500 परमाणु हथियार इस वक्त तैनात कर रखे हैं। यानी इतने हथियार मिसाइल एयरपोर्ट के अड्डों पर या पनडुब्बियों पर तैनात हैं। और अगर रूस ने परमाणु अटैक किया तो नुकसान कैसे होगा, इसे भी समझिए। 100 किलो टन के परमाणु हथियार से लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी तबाही होगी। 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में भारी नुकसान होगा और 8 किलोमीटर तक के क्षेत्र में नुकसान कम होगा। यहाँ पूरी तबाही का मतलब धमाके से निकले आग के गोले से इमारतों, इंसानों को जानमाल का नुकसान होगा। धमाके से निकली लहर से मौत, गंभीर चोट और इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। रेडिएशन के कारण भयंकर बीमारी और धमाके के फौरन बाद कई किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों को खासा नुकसान पहुंचेगा। और जानकार मानते हैं कि आजकल तो महाशक्तियों के पास 1000 किलो टन वजनी परमाणु हथियार भी हैं, जो अगर किसी देश पर गिरे तो तबाही इससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। तीसरा विश्व युद्ध हुआ जिसमें न्यूक्लियर ऑप्शन एक देश ने इस्तेमाल किया तो दूसरा ग्रुप करेगा और विध्वंस ही विध्वंस है। और मेरा ख्याल है हम कई हजार साल पीछे चले जाएंगे और जितनी विश्व ने उपलब्धि हासिल की है, विकास किया है, वो सब कुछ रिवर्स गियर में चला जाएगा। रूस की इन धमकियों के बावजूद ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मानते हैं कि फिलहाल दुनिया में ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही देशों की खुफिया एजेंसियों की ओर से अब तक रूसी परमाणु हथियारों को अपने स्थान से हरकत करते नहीं देखा गया है। यानी उनका मूवमेंट इन धमकियों के बावजूद भी नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अब आपको कुछ आंकड़े हम दिखाते हैं। वो आंकड़े डराने वाले भी हैं और चेताने वाले भी हैं। जिस परमाणु बम की धमकी दी जा रही है, इससे पहले जब परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो तबाही का मंजर क्या था वो देखिए। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम दागा गया तो नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया। हिरोशिमा में जो बम दागा गया उसका नाम था लिटिल बम, जबकि नागासाकी में जो बम गिराया गया उसका नाम रखा गया था फैट मैन बम। लेकिन तबाही कितनी हुई, जरा उसके आंकड़े आप देखिए। हिरोशिमा में उस बम से तत्काल 1,40,000 लोगों की मौत हुई, तो साथ ही साथ नागासाकी में उससे लगभग 74,000 मौतें हुई। हिरोशिमा में 70% इमारतें जलकर खाक हो गई थीं, तो नागासाकी में 40% इमारतें ध्वस्त हो गई थीं। और इसके बाद जो रेडिएशन आया उसकी वजह से दोनों जगह लगभग 80,000 लोगों की मौत हुई है। हिरोशिमा नागासाकी में आज भी जेनेटिक परेशानी होती है और हिरोशिमा नागासाकी में आज भी भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। मेहमान जुड़ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। सर, सबसे पहले जो परमाणु बम की धमकी दी जा रही है, जो पहले पुतिन ने कॉल किया था अपने सेना प्रमुख को कि भाई आप तैयार रहिए, उसके बाद आज रक्षा मंत्री ने भी यही कहा कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो परमाणु युद्ध होगा। इस पूरे सिनेरियो को आप क्या मानते हैं, क्या ये धमकी है? अनंत, मैं ये कहूंगा कि देखिए, तैयारी करने के लिए, युद्ध की तैयारी करने के लिए सब लेवल्स की तैयारी की जाती है और उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट किया। ये तो बात हम कई दिनों से सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हर देश की डिक्टेट करती है कि वो देश अपने न्यूक्लियर फोर्सेस को कब प्ले में लाएगा, यानी कब इस्तेमाल करेगा। अलग अलग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। जैसे इंडिया का है नो फर्स्ट यूज, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान का है ओनली इफ देयर इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द कंट्री। रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में दे प्रोपोगेट की यूज काफी अर्ली आ जाता है जी। तो जब वो ऐसी बातचीत हो रही है कि वो अर्ली न्यूक्लियर यूज प्रोपोगेट करते हैं तो तैयारियां उनकी इस हिसाब से होती हैं। हाँ। इसका मैंने ये नहीं, अब अभी लड़ाई हुई ही क्या है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर थ्रेट तब होता है जबकि या तो इनकी फोर्सेस पे थ्रेट आए बहुत बड़े पैमाने पे, या उनके देश पे थ्रेट आए बड़े पैमाने पे। अभी तो 5-6 दिन की लड़ाई हुई है और 7वां दिन अभी चल रहा है और 7वें दिन की लड़ाई में आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी हमें न्यूक्लियर थ्रेट पे जाना चाहिए। डिस्कस करना जरूर ठीक है, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। हाँ। जैसे आपने अभी कहा हिरोशिमा नागासाकी के बाद आज ये करेंगे
तब एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध चल रहा था। अभी दो मुल्कों के बीच में, और अभी बॉर्डर की लड़ाई हुई है, एक दो शहर गिरे हैं। इट इज नॉट टू दैट स्केल कि अभी न्यूक्लियर वॉर आएगा मेरी समझ से। अलर्ट पर करने का मतलब क्या है? एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसका मतलब उसमें कहा गया कि अगर ऐसा कुछ होता है, न्यूक्लियर वॉर होती है, तो दुनिया लगभग 18,000 साल पीछे चली जाएगी। तो आप सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आप खुद कह रहे हैं अगर होता है, लेकिन क्या होगा? आई डोंट थिंक अभी हम उस लेवल पे आए हैं। उस वक्त 5-6 साल लड़ाई चल चुकी थी, और उस वक्त लड़ाई को रोकना जरूरी था, और बहुत सारे कारण थे उसमें, डिस्कशन को एक्सपैंड ना करते हुए। अभी कितनी लड़ाई हुई है? 7वां दिन है, और कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। अभी कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं आया किसी को। कोई ऐसा नहीं हुआ कि अब कि लड़ाई आपे से बाहर होती जा रही है। आई एम एट अ लार्जर लेवल कैसे हो रहा है। तो मेरी समझ से हमें तैयारी करना, जैसे वो तैयारी कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन करना भी लाजमी है, लेकिन अभी मेरे समझ से हम उस थ्रेट से दूर। अब मैं आना चाहूंगा सर यूक्रेन की अंदरूनी सिचुएशन को लेकर। खार्किव पर कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से ध्वस्त करके उसको ऑलमोस्ट रूसी सेना ने कब्जे में ले लिया है। कीव के बारे में सिचुएशन क्या है? क्या कीव को रूसी सेना आसानी से कब्जे में ले पाएगी? देखिए, खार्किव को ले लिया, 1-2 शहर में कब्जा हो गया है, लेकिन और या तकरीबन हो गया है, क्योंकि शहर पे जब कब्जा होता है तो उसके किसी पावर सेंटर्स पे कब्जा है। हर गली, हर कूचे, हर घर के ऊपर कब्जा नहीं होता। बिल्कुल, पॉपुलेशन वहां रह रही है, जैसे अभी भी इवैक्यूएट किया जा रहा है जी। अब कीव जो है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि कीव पावर सेंटर है उस शहर का, उस देश का कैपिटल है, और उस पर कब्जा जब हो जाएगा तब हम मानेंगे कि शायद अब देश पर कब्जा हो गया है। बिल्कुल। ओके, अब उनके पास, रशिया के पास जितनी भी सुपीरियर फोर्सेस हों, जितने भी एयरक्राफ्ट्स और टैंक्स हों, कीव में जो अभी तैयारियां न्यूज़ चैनल्स में मैं देख रहा हूं, तैयारियां चल रही हैं, मोर्चे खोदे जा रहे हैं और मोलोटोव कॉकटेल बनाए जा रहे हैं। ये बड़े छोटे हथियार हैं, छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन जब फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में हमें वियतनाम से, अफगानिस्तान से हमें लेसन लेना पड़ेगा। बड़ी बड़ी सेनाएं ऐसी आई हैं जो कि फिर परास्त हुई हैं आखिर में। तो कीव पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा, और खास तौर पे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, हम मीडिया पे ही देखते हैं, जिस तरीके से मैं जज्बा और जोश देख रहा हूँ यूक्रेन में, वो खड़े हुए हैं, वो मतलब डिफीटिस्ट एटीट्यूड नहीं है, सिटीजन्स भी एनरोल हो रहे हैं। तो मेरी समझ से इतना आसान नहीं होगा। प्रेडिक्ट तो खैर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा सर, और इसमें मिसकैलकुलेशन रूस की या मिसकैलकुलेशन यूक्रेन की। क्या नेटो देशों के प्रभाव में आकर के अमेरिका ने जो वायदे किए थे, ब्रिटेन ने जो वायदे किए थे, उसकी वजह से आपको लगता है कि यूक्रेन ने एक मिसकैलकुलेशन की और ये युद्ध अंजाम तक आ पाया? कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं, आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है इस तरीके से? मेरे समझ से अनंत, सब बड़े रियल पॉलिटिक होती है। मेरी समझ से ये कह देना भी ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। हाँ, इससे कुछ ज्यादा उम्मीद जरूर की होगी यूक्रेन ने कि नेटो से, वेस्टर्न कंट्री से ज्यादा, लेकिन जितना भी आप उनको एड देंगे उससे हमेशा उनकी उम्मीदें ज्यादा रहेंगी इस ऐसे हालात में। और शायद उन्होंने भी इतना कैलकुलेट नहीं किया होगा कि रशिया इस वेहमेंस से एक्चुअली अटैक कर देगा। गीदड़ भभकी देना एक अलग बात होती है, लेकिन एक्चुअली अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना, क्योंकि उसमें सैनिक मारे जाते हैं, दोनों तरफ के सैनिक मारे जाते हैं, दोनों तरफ के सिविलियन। इस वक्त तो शायद सिविलियन सिर्फ यूक्रेन के हताहत होंगे। तो युद्ध में चले जाएंगे या नहीं, ये फिर जब वार्निंग से बाहर निकलते हैं तभी पता चलता है। एक चीज मुझे बताइए सर, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है कि अभी तक यूक्रेन को अलग अलग देशों की तरफ से सारे एम्यूनेशन दिए जा रहे हैं, जितने हथियार होते हैं वो दिए जा रहे हैं। एक सेना के लिए कितना आसान होता है कि जो बाकी हथियार आ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होके उनके इस्तेमाल करने के लिए, उनका इस्तेमाल करना? वेल, ये देखिए, वैसे तो एक सेना को दूसरे हथियार इक्विपमेंट आता है तो फिर उसमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म इनको मिल रहे हैं, ये सब यूज्ड टू हैं। क्योंकि अभी अगर Su-27 एयरक्राफ्ट की बात करें और जो भी इनके पास जो आ रहे हैं, ये भी पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं, ये वही एयरक्राफ्ट वगैरह इस्तेमाल करते रहे हैं। राइट, ठीक है। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, चर्चा हम लोग आगे रखेंगे। इसी बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को, कि दिखाते हैं कि युद्ध के 7वें दिन का अंजाम क्या रहा है। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपना पूरा जोर लगा दिया है, सब जानते हैं, और अब जल्द से जल्द यूक्रेन पर रूस कब्जा करना चाहता भी है। रूसी सेना
हमला भी कर रही है। इमारतों पर मिसाइल गिराई जा रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। खार्किव में पुलिस मुख्यालय पर भीषण हमला किया गया। उस हमले में मुख्यालय पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। वहां की तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। यूक्रेन रूस का महायुद्ध 7वें दिन भी जारी है। रूसी सेना शहरों में भीषण हमले कर रही है। इमारतों पर लगातार मिसाइल और बम बरसाए जा रहे हैं। अब खार्किव में पुलिस हेडक्वार्टर पर भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना ने पुलिस हेडक्वार्टर पर मिसाइल से हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हमला जोरदार था, बेहद ही भयानक था। मिसाइल के हमले से इमारत का कुछ हिस्सा नीचे जमीन पर आ गिरा। इस हमले के बाद इमारत में आग लग गई, जो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। रूस की सेना ने जब खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया तो कुछ ही दूरी पर एक रिहायशी बिल्डिंग में रह रहे शख्स ने इस घटना का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमले के तुरंत बाद एक धुएं का गुबार उठ रहा है। इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमला कितना जोरदार रहा होगा। हमले के कुछ ही देर बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी देर तक कड़ी मशक्कत करने के बाद उन्हें आग बुझाने में सफलता हासिल हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव को रूसी सैनिक लगातार निशाना बना रहे हैं। खार्किव की लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है। यूक्रेन के शहरों में हर तरफ धमाकों और गोलियों की आवाज ही सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आपने खार्किव के पुलिस हेडक्वार्टर में विनाश की तस्वीरें देखी है। आपको यूक्रेन की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर जाइटोमीर शहर के एक अस्पताल की बर्बादी की तस्वीर दिखाते हैं। चारों तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं। इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। जान माल का भी खूब नुकसान हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हर कोने से चीख पुकार सुनाई दे रही है। यूक्रेन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव से 100 किलोमीटर दूर जाइटोमीर शहर की है। 24 घंटे पहले यहाँ एक अस्पताल था। 24 घंटे पहले ये अस्पताल नन्ही किलकारियों से गूंज रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद ये अस्पताल धू-धू कर जलने लगा। पूरा अस्पताल आग की लपटों से घिर गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में ये अस्पताल पूरी तरह बर्बाद हो गया। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध पिछले 7 दिनों से जारी है। रूसी सैनिक अब कभी भी कीव पर पूरी तैयारी के साथ सबसे बड़ा हमला बोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले रूसी सैनिक कीव के आसपास के शहरों को लगभग तबाह कर चुके हैं। इस बीच कीव से 100 किलोमीटर दूर जाइटोमीर शहर पर रूसी सैनिकों ने जोरदार हमला किया है। यूक्रेन के शहर जाइटोमीर में रूसी सैनिकों ने मिसाइल से हमला किया है, जिसमें भारी तबाही हुई है। रूसी सैनिकों के इस हमले में एक मैटरनिटी अस्पताल बुरी तरह तबाह हो गया था। मिसाइल के हमले के बाद इस अस्पताल के चारों तरफ आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि शुरुआती कुछ घंटों में फायर ब्रिगेड के लोग रेस्क्यू के लिए अंदर भी नहीं जा सके। मैटरनिटी अस्पताल के सीईओ विटाली गिरिन ने फेसबुक पर अस्पताल की एक तस्वीर के साथ लिखा, दोस्तों, हर कोई पूछ रहा है कि मैटरनिटी अस्पताल में क्या खराबी है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रसूति अस्पताल में एक गोला गिरा, नुकसान हुआ है, सभी को निकाल लिया गया और वो सुरक्षित हैं।
धीरे धीरे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिसके बाद का मंजर देख रूह कांप जाएगी। इस पूरे इलाके में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर अब से कुछ देर पहले की है और इन तस्वीरों में आप ज़ाइटोमीर शहर के इस अस्पताल की बर्बादी साफ देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने आज एक वीडियो शेयर किया जिसमें आपको रूस के हेलीकॉप्टर ट्रक्स का एक बड़ा जखीरा यूक्रेन में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने कीव पर सबसे बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए रूस आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। कीव के आसपास लगभग हर शहर पर रूस की सेना लगातार मिसाइल दाग रही है। यूक्रेन में हर तरफ बर्बादी और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया है जिससे साफ हो गया कि अब रूस जल्द ही यूक्रेन पर फुल फोर्स के साथ अटैक करेगा। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। आसमान में हर तरफ हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों के हाथों में असॉल्ट राइफल नजर आ रही है। सड़क पर ट्रकों का रेला यूक्रेन में और आगे की तरफ बढ़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो साझा किया। इस वीडियो में भी आपको रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन के शहरों के ऊपर उड़ते नजर आएंगे। इस वीडियो के अंत में रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के एक शहर में लैंड करता दिखाई देता है, जिसमें से कुछ सैनिक बाहर निकलते हैं और हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो कहां का है, इस बारे में तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच रूसी सैनिकों और टैंकों का काफिला 64 किलोमीटर लंबा धीरे धीरे कीव के नजदीक पहुंच रहा है। इस काफिले में टैंक के अलावा हथियारबंद वाहन तो सहायता के लिए अन्य वाहन भी मौजूद हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें टैंक और तोप तो नजर नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये तस्वीर 64 किलोमीटर लंबे काफिले की नहीं है। ये वीडियो उसी काफिले की भी हो सकती है जो कीव को घेरने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल दुआ लगातार हमारे साथ है। सर मुझे बताइए, दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। एक तो जो ये रूस का 64 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला दिखाई पड़ रहा है जो लगातार कीव की तरफ बढ़ रहा है, कीव में यूक्रेन की सेना भी पूरी तरीके से डटी हुई है, तो अब आगे की तस्वीर आप क्या देखते हैं? क्या इस काफिले के सामने संभावना आपको दिखाई पड़ती है कि कितना रेजिस्टेंस यूक्रेन फिलहाल दे पाएगा? बेशक देखिए, काफिला तो ऐसा है कि जो इतना बड़ा आप काफिला देख रहे हैं, ये यकीनन इनकी आर्मीज फौजें आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इन्होंने फिर अटैक को प्रोग्रेस करना है। क्योंकि जब अटैक हो जाता है तो पहले अटैक के बाद फिर दूसरे फेज के लिए फिर और फ्रेश ट्रुप्स चाहिए होते हैं जी। इसके साथ साथ इसमें बहुत लॉजिस्टिक्स का कंपोनेंट होता है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो हथियार हो, और इतना जितना इक्विपमेंट है जो चाहिए, मेडिसिन हो, ये सब चीज़ें भी साथ में मुहैया करानी पड़ती हैं। तो ये काफिला ज़रूरी है, यानी कि दिस लॉजिस्टिक कॉलम जो है ये बहुत ज़रूरी है, फाइटिंग कॉलम, लॉजिस्टिक कॉलम मिला करके जो इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए। एक चीज़ और मुझे बताइए सर कि रूस की तरफ से यूक्रेन के नुकसान को लेकर के अलग दावे किए जा रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से अलग दावे किए जा रहे हैं। 5000 सैनिक हम लोगों ने मार दिए, कई फाइटर एयरक्राफ्ट उनको धराशायी कर दिए, टैंक्स पर हमने कब्जा कर लिया। तो ये बयान देना, ये वीडियो साझा करना कि क्या दो फ्रंट पर वॉर है, यानी कि जमीन पर भी और साइकोलॉजिकल भी? बिल्कुल। देखिए, एक तो यह है कि आप आजकल के हालात में सबको मालूम है कि कितने उनके कैजुअलिटीज हुए हैं, और दूसरी तरफ से जितने कैजुअलिटीज हुए सबका एक तो पूरी तरह से अंदाजा नहीं होता, लेकिन उसको नगावारा करते हुए वैसे भी उसको एग्जैजरेट करके दूसरे दुश्मन की कैजुअलिटीज को एग्जैजरेट करके बताना इंफॉर्मेशन वॉर का एक छोटा सा वापस लौटूं आपके बात सर। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्रालय जल्दी ही इस बातचीत के पूरे प्लान को लेकर के जानकारी साझा करेगा।
इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई देशों के लीडर पहले ही बातचीत कर चुके हैं और अब पुतिन से सीधी बातचीत हो सकती है। तो ऐसा कल इमैनुअल मैक्रो से बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, परसों मैक्रो और पुतिन की लगभग 90 मिनट बात हुई थी और आज पीएम मोदी और पुतिन की बात होने वाली है। संभावना जो हम लोग जता रहे थे कि भारत एक मध्यस्थता की भूमिका में आ सकता है, क्या ऐसा होना संभव है? ये तस्वीर यही कहती है। देखिए, ये कह देना कि भारत इस पोजीशन में आ सकता है मे बी लिटिल हेस्टी। अगर आए तो अच्छी बात है, इसकी संभावना से नकारा भी नहीं जा सकता जी। लेकिन ये बात तो तय है ये इन सब डेवलपमेंट से कि आज की तारीख में भारत एक बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर रहा है। इट इज बीइंग कॉल्ड बाय अदर कंट्रीज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मध्यस्थता करें ना करें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पावर की तौर से देखा जा रहा है भारत को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तो जुड़े रहने के लिए और ये पूरी जानकारी दर्शकों को साझा करने के लिए। एक एक रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि आखिरकार यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। और फिलहाल यह अपडेट भी सामने आ रही है जहां पर विदेश मंत्रालय जल्द ही पीएम मोदी और पुतिन के बीच की बातचीत को लेकर के डिटेल्स साझा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच ये बातचीत जल्द हो सकती है। कल इमैनुअल मैक्रो और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हो चुकी है। तो रूस यूक्रेन का महायुद्ध 7वें दिन जारी है। रूस का टारगेट है यूक्रेन के कीव से पहले खार्किव है, जहां वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रिपोर्ट देखिए आप जरा। रूस यूक्रेन महायुद्ध डे 7। रूस का टारगेट यूक्रेन के कीव से पहले खार्किव। Тепер все змінилось. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Білгорода. Ракети, яка поцілила у площу Свободи. Обличчя нашого Харкова. खार्किव के पुलिस मुख्यालय में रूस का अटैक। Як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. खार्किव के मैटरनिटी अस्पताल पर रूस का हमला। Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас. रूस घोषित होगा आतंकवादी देश। Оборона столиці понад усе. Тому я ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської міської військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста. अमेरिका का एक बार फिर सेना भेजने से इनकार। Badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. ब्रिटेन रूस से नहीं लड़ेगा महायुद्ध। I cannot pretend to you that this is going to be something that the UK can fix by military means, and I think it would be wrong of me to do so. पश्चिमी देशों का रूस के खिलाफ आर्थिक महायुद्ध। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 7वां दिन आज गुजरने को है, लेकिन जंग अभी जारी है और लगातार रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तेज करता जा रहा है हमलों को। युद्ध का वक्त है, लाजमी है कि यूक्रेन को बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान फिलहाल के वक्त में हो रहा है, बल्कि यूं कहा जाए कि ज्यादा हो रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए कि यूक्रेन का कितना नुकसान है और रूस किस हालात में है। खार्किव में पुलिस मुख्यालय पर हमला। जाइटोमिर में मैटरनिटी हॉस्पिटल पर अटैक। कहीं रिहायशी इलाकों पर हमला तो कहीं मिलिट्री बेस पर अटैक। पिछले 7 दिनों से यूक्रेन के यही हालात हैं। रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे को होने वाले नुकसान का लेखा जोखा बड़ा बड़ा कर बताने में लगे हैं। यूक्रेन कहता है कि हमने रूस के लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया, तो रूस कहता है कि यूक्रेन बस हार की कगार पर है।
रूस अपने दावों पर अटल है तो यूक्रेन का अपना राग है। यूक्रेन का कहना है कि रूस की फौज को उसकी सेना ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना के करीब 6000 जवानों को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। हालांकि यूक्रेन ये भी मानता है कि रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस का यूक्रेन में ऑपरेशन जारी है। यूक्रेन की तबाही की गवाह तस्वीरें हैं। बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। यूक्रेन का आरोप यह भी है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम को भी इस्तेमाल किया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश मानते हैं कि युद्ध से हालात बद से बदतर ही होंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला 7वें दिन भी जारी है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश मानते हैं कि रूस को यूक्रेन में सेना भेजकर नहीं हराया जा सकता। इसलिए पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ आर्थिक महायुद्ध छेड़ रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच पूरी दुनिया इस वक्त रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रही है। कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। आर्थिक प्रतिबंध क्या क्या लगाए गए, उनका असर क्या हो रहा है, ये आपको दिखाते हैं एक एक करके। आपको अब रूस की आर्थिक नाकेबंदी की गई। अमेरिका में रूस के 4 बैंक समेत 12 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया। पुतिन और विदेश मंत्री लावरोज के अमेरिका आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अमेरिका ने डॉलर के जरिए व्यापार करने पर रूस के पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, जो कि बड़ा सेटबैक है। ब्रिटेन में रूस के बैंकों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं पूरी तरीके से, यानी कि रूस का कोई बैंक ब्रिटेन में कोई वित्तीय कार्रवाई नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक पर व्यापार करने पर रूस के साथ बिल्कुल बैन लगा दिया गया है। ब्रिटेन की तेल कंपनी ने रूसी कंपनी में निवेश वापस ले लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ कनाडा ने भी रूस को पेमेंट के स्विफ्ट सिस्टम जो है उस स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन ने रूसी मीडिया को बैन कर दिया है पूरी तरीके से। यूट्यूब ने भी कदम आगे उठाया, कई चैनल्स को रूस के बैन कर दिया गया। जापान ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध कई तरह के लगाए हैं। ये आपको एक एक करके हम प्रतिबंध बता रहे हैं और फिर आपको बताएंगे आखिरकार इन प्रतिबंधों का असर क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन में नेटो की मदद से यूक्रेन की सेना युद्ध लड़ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं और यही पश्चिमी देश रूस के खिलाफ आर्थिक महायुद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी पश्चिम देशों पर पूरा भरोसा है। यूक्रेन में रूस बम वर्षा कर रहा है और जिस तरह से यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ रहा है उसकी अमेरिका की संसद में प्रेसिडेंट जो बाइडेन तारीफ कर रहे हैं। Багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за ці і можливості, і допомогу. Вони також мене не чули. Я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. यूक्रेन में रूस की सेना लाखों में है। पश्चिम देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लेकिन जब सेना की तैनाती की बात आती है तो सभी देश पीछे हट जाते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन में वो सेना नहीं उतारेंगे, युद्ध करेंगे, लेकिन वो युद्ध आर्थिक महायुद्ध होगा। Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world. यूक्रेन में महायुद्ध झेल रहे प्रेसिडेंट जेलेंस्की पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण को आतंकवाद से भी बड़ा आतंकवाद बताते हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो ये तक कह दिया कि रूस को आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military. यूक्रेन में जारी युद्ध में हो सकता है कि रूस जीत जाए और यूक्रेन की हार हो, लेकिन एक बात तय है,
कि दुनिया भर के प्रतिबंधों के बाद आर्थिक महायुद्ध में रूस की हार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस वक्त बुडापेस्ट पहुंच चुके हैं। वहां मौजूद भारतीयों को सकुशल वापस लाने के लिए उस दौरान जो पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए भी। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। हरदीप सिंह पुरी वहां मौजूद भारतीय छात्रों से, भारतीय नागरिकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। In the top border is amazing and mind-boggling. Thank you, sir, for everything in the Hungary border, and we will surely do. I'll pass this on to my young colleague, who's Twin. Yeah, कह रहे कि हंगरी में जो इनको the welcome they've got, those the arrangements. Salute to you. No, he used to be ambassador. And the important thing is, he has come from Delhi also to make the arrangements. He was ambassador till some time ago. But we also have to thank the Hungarian authorities. Yes. So when I call on the foreign minister, I think in the next day or two, I will show this clip of what you are saying. ये मेरे को दे देना साथ में. I'll show it to them because this kind of sentiment that you are expressing is coming from the heart. जो भाई साहब ने भी कहा, अभी बोला, जो भी बोला. So all I'm saying is. में पिछले 7 दिनों में क्या हुआ, वहां जो भारतीय मौजूद थे उन्होंने क्या क्या झेला और किस तरीके से यूक्रेन के उन शहरों से बाहर निकल के सुरक्षित आ पाए, यूक्रेन की पूरी कहानी आपको भारतीयों की जुबानी सुनाते हैं। खार्किव में शेलिंग चल रही है, लेकिन उसके बाद बीच में जब गैप होते हैं लोग बाग उसमें निकल कर आ रहे हैं। यूक्रेन के बम धमाकों के बीच आज ये तस्वीरें और ये चेहरे बेहद खास हो चले। यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर पर भारतीय छात्र पहुंच चुके हैं, जिन्हें न सिर्फ भारत सुरक्षित लाया जा रहा है, बल्कि बॉर्डर पर हर संभव सुविधा भी दिलाई जा रही है। इनसे खास बातचीत की टाइम्स नाउ नवभारत। सारा सब कुछ बहुत अच्छा है। देखें यहाँ पे सारे के सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। ये जो जितने भी यूक्रेनियंस हैं, ये रोमानियंस हैं, ये सारे के सारे घूम रहे हैं। हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ये सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ऐसे करके मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हमें ठंड नहीं हो रही है, मतलब कंबल वम्बल इन्हें पूरा दिया हुआ है। उधर पे बिल्कुल खाना है, उधर पे खाना वाना लगा हुआ है, जितना भी खाना है वो 24 आवर्स रहेगा। इधर पे पूरे बहुत सारे ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं उधर, तो वहाँ से हम लोग ब्लैंकेट्स लेते हैं, जितना हमें चाहिए एज मच वो दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी फंसे हुए भारतीयों तक ऐसी मदद पहुंच पा रही हो। कई छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी ही एक छात्रा से हमने बात की, सुनिए। मुझे सुबह ही एक नंबर आया था कि बोल के मतलब कि वहाँ पर ऑफिशियल्स हैं पोलैंड बॉर्डर पे, तो मैंने उन्हें कॉल करा कि लाइक हम लोग को यहाँ से निकलना है, तो आप कुछ हमें ट्रांसपोर्टेशन की वो करिए या फिर मतलब कुछ कैब वगैरह हमारे लिए करवा दीजिए जिससे हम पोलैंड बॉर्डर डायरेक्ट जा सके। तो ना फोन नंबर से मतलब कोई सही फोन नंबर नहीं लगा, किसी ने फोन नहीं उठाया। अभी आप वहाँ कहाँ पढ़ रही हैं और किस विषय की पढ़ाई कर रही हैं? मैं यहाँ पर कीव में पढ़ती हूँ।